EVS पेडागोजी फॉर सीटेट क्लास 1। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 15 नंबर हैं और ये ऐसे 15 नंबर हैं जो शायद सबसे आसान है पूरे सीटेट के पेपर में। एक बार को एनसीईआरटी के क्वेश्चन कई बार टेढ़े मेढ़े कर देते हैं या कम आ जाते हैं, बट ये पेडागोजी फिक्स ही रहती है 15 मार्क्स में। और ये वाली पेडागोजी मतलब ऐसी है, इससे ज़्यादा आसान और कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो कम्प्लीटली देखिएगा, थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है क्योंकि कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट देखिएगा ज़रूर, ये बहुत आसान नंबर है सीटेट के लिए। चलिए फिर थीम्स पर आते हैं। थीम्स की बात करते हैं। ईवीएस में एक क्वेश्चन रखा हुआ, मतलब पक्का क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, मतलब फ्री का नंबर है, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है इसमें, ठीक है। थीम्स ऑफ ईवीएस। ईवीएस में कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स के अंदर कुछ सब थीम्स हैं, फिर टॉपिक्स बनाए गए हैं उनसे, ठीक। तो इस 6 थीम्स पर बेस्ड है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन प्राइमरी लेवल पर, ठीक। जो ये प्राइमरी लेवल है 1st to 5th का, उसमें भी 3rd से ईवीएस की बुक आती है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 1st और 2nd में बुक क्यों नहीं है ईवीएस की एनसीईआरटी। प्राइवेट स्कूल वाले कुछ भी लगा दें, वो एक डिफरेंट चीज है, एनसीएफ रिकमेंड नहीं करता। तो 3rd to 5th, 3rd, 4th और 5th में एनसीईआरटी आती है, इसलिए हमने समरी भी 3rd, 4th, 5th की है, ठीक। तो ये 6 थीम्स हैं, पूरा ईवीएस इन्हीं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमेगा और यहां से एक क्वेश्चन पक्का। अगर हम बात करें थीम्स ऑफ ईवीएस की, तो कुछ 6 थीम्स हुई। पहला थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त जिनके बिना काम चलता नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, भाई पहले मैं ये बिल्कुल आप याद करके जाएंगे, यहां से टेंशन मत लेना। फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब परिवार और दोस्त, है ना। आप फैमिली में जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद परिवार दोस्त भी बनते हैं, वहां पे भी दोस्त बना लेते हैं कुछ फैमिली में भी, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं आसपास, ठीक है, जंगल में नहीं हो, तब क्या है? फूड, यानी कि खाना चाहिए होगा। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा थीम क्या हुआ? मेन थीम्स हैं 6, फूड, खाना, ठीक। 3rd है आपका वाटर, भाई पानी भी तो पियोगे खाना खा के, ठीक, वैसे पीना नहीं चाहिए। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपका फूड है, उसके बाद आप वाटर लेंगे, इनटेक हुआ वाटर का। फिर शेल्टर, मतलब आपको आश्रय चाहिए रहने के लिए, घर झोपड़ी जो चाहे जो भी मिल जाए, ठीक। फिर है ट्रेवल, फिर आपका यार बोर हो गए एक जगह पे, तो आप सोचेंगे चलो घूम के आते हैं। 6th जो थीम है लास्ट, थिंग्स वी मेक एंड डू, भाई कुछ कुछ करते भी तो हैं हम दुनिया में, ऐसा ही थोड़ा ना मतलब खाओगे पियोगे। ऐसे परिवार में जन्म हुआ, खाना खाया, पानी पिया, एक घर मिल गया, एक शेल्टर में, आश्रम में पहुंच गए, फिर कभी घूम के आ गए, कुछ तो करोगे ना। बोर हो जाओगे अगर ऐसे कुछ नहीं करते रहोगे, घुमक्कड़ हो जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ 6 थीम्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप अगर यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे याद रखने में इनको, तो आपके 2 से 3 नंबर सेव हो सकते हैं आसानी से, कम से कम भी, क्योंकि इसमें फिर वो क्वेश्चन घुमा करके बनाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सब थीम्स हैं अब इसके कुछ। अगर आपको 6 थीम्स क्लियर हैं, अगर आप वहां कंफ्यूज नहीं हुए इतनी बार डिस्कशन के बाद, तब जाके सब थीम पे बढ़िएगा, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होंगे बीच में, ठीक। तो 6 थीम्स हमको क्लियरली पता है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक, क्या? फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, लास्ट क्या था बताओ फटाफट से? थिंग्स वी मेक एंड डू। ये हुई 6 मेन थीम्स, ये ब्रॉड थीम्स हैं। इसके अलावा कुछ सब थीम्स भी हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर कुछ 4 सब थीम हैं जो इनके अंदर आती है। ये जो मेन थीम है फर्स्ट, इसके अंदर कुछ 4 सब थीम्स हैं। 1.1 क्या हो गया? रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, कुछ तो करोगे भी ना, दोस्तों के साथ भी, घर में भी खेलते हो, कुछ करते हो। एनिमल्स, प्लांट्स, ये कुछ सब थीम हुई 4 किसकी? फैमिली एंड फ्रेंड्स की। सब थीम्स कितनी है? 4, फैमिली एंड फ्रेंड्स की। क्लियर बात हो गई। फैमिली फ्रेंड्स क्या है? वो एक ब्रॉड थीम है। सब थीम दूसरा है जिसकी सब थीम्स हैं, वो है फूड। बस 2 में ही है जिनमें सब थीम्स हैं, बाकी में नहीं है। फूड की सब थीम्स क्या है? टेस्टिंग, हमने चैप्टर पढ़ा है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, आपको याद होगा, हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, कैसे हमारे अम्लीय जो तत्व होते हैं पेट में, जो एसिड है, ठीक। तो टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, पाचन कह सकते हैं, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, ये भी हमने पढ़ी हैं, क्वेश्चन आता है इन पे भी, कैसे आप दूध को ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकते हो, कैसे धनिया को ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकते हो। फिर है फार्मर्स एंड हंगर, जो फार्मर्स हैं इस पे भी हमने बात की हुई है, कैसे काला हांडी में, उड़ीसा में, वहाँ क्या स्थिति है, कैसे लोग भूखे, बहुत ज्यादा वहाँ गरीबी है, इतना ज्यादा चावल उगने के बाद भी, है ना, तो कैसे किसानों को प्रॉब्लम है। तो फार्मर्स एंड हंगर। तो कुछ फूड में ये 5 सब थीम हुई। फैमिली में कितनी थी? 4 सब थीम थी। फूड में कितनी है? 5 सब थीम है, ठीक है बात। अब यहां तक कि बस इतनी कहानी है, आपको सब थीम हर एक
6 थीम में है, मतलब टोटल 6 थीम्स में से सिर्फ 2 में ही सब थीम्स हैं, बाकी में नहीं है। अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा बता दीजिए इतना ज्ञान जो अब तक हमने डिस्कस किया वो कितना क्लियर हुआ आपको। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। आज का जो सिलेबस है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स बनी हुई है, पूरा जो सिलेबस है उसमें कौन सी एक बात, कौन सा एक ऑप्शन ब्रॉड थीम में नहीं आएगा, नॉट अ ब्रॉड थीम। ब्रॉड थीम कितनी है, जो बड़े वाली, ब्रॉड का मतलब समझ रहे हैं आप बिल्कुल, हिंदी मीडियम वाले भी, 6 ब्रॉड थीम्स हैं, उनके अंदर कौन सी एक पॉइंट नहीं आएगा। अगर आपने 6 याद की हुई है ना, तो आपको कोई सब थीम याद करने की जरूरत ही नहीं है। उन 6 में से आप पहचान जाओगे ये ब्रॉड है, इसके अलावा जो है वो सब थीम है। शेल्टर कैसे हो सकता है, शेल्टर ब्रॉड थीम है। नॉट पूछा है क्वेश्चन में। थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी ब्रॉड थीम हुई। लास्ट वाली जो है वर्क एंड प्ले या फूड, ये तो हम समझ ही चुके हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद तो खाना ही खाएंगे ना, ठीक। तो वर्क एंड प्ले सिर्फ यहां पर आंसर होगा, जो ब्रॉड थीम में नहीं आएगा वो फैमिली की सब थीम में है। जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसके सब थीम का हिस्सा है वर्क एंड प्ले। सी आंसर यहां सही हुआ। ईवीएस इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स की जगह थीम्स को क्या दिया हुआ है, प्रपोज किया हुआ है ईवीएस में, जिन पर सारे टॉपिक बने हुए हैं आपके। रीजन क्या है इसका? पहला ऑप्शन है आपके सामने, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चे जो उनका पर्यावरण है उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाए। फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट, बच्चों के अंदर शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित हो सके। मतलब कि इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज, उनके एनवायरमेंट में, क्योंकि बच्चे जो हैं टुकड़ों में नहीं देखते एनवायरमेंट को तोड़ के, वो एज अ होल देखते हैं। कहीं अगर आसपास लड़ाई भी हो गई या उन्होंने कुछ देख लिया एकदम से जिससे वो पहले अवगत नहीं थे, बट वो एकदम से देखेंगे तो वो उनके अंदर जाएगा तो सही, हिट तो करेगा उन्हें। तो एनवायरमेंट की एक इंटर रिलेटेड समझ बने बच्चों में, इसलिए बड़े बड़े थीम्स को शामिल किया गया है, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं बाकी, ठीक है। फिर है थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी। ऐसा कुछ नहीं है, इजी और टफ की बात नहीं हो रही। फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स, ये सब फालतू होते हैं कि टीचर का बोझ कम करना, बच्चे का बोझ कम करने की बात हो तो ठीक है, बट ऐसा सिलेबस का बोझ कम करने के लिए आपने थीम्स डाल दिए तो ऐसा थोड़ी है, फिर तो टॉपिक्स में और कम हो जाता, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है। बी ऑप्शन यहां सिंपल सही हुआ। क्यों? बात हुई है कि कौन सा एक सिलेबस के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मतलब थीम्स को क्यों डाला हुआ है, टॉपिक्स को क्यों नहीं। तो सिंपल इसका आंसर है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। भाई जो इंटर रिलेटेड पूरा जो एनवायरमेंट है बच्चे का आसपास, उसको वे इंटर रिलेट करके देख पाए, जोड़ करके देख पाए, अलग थलग ना देखे। क्लियर हुई बात? इसलिए थीम्स को दिया है ईवीएस में। ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इनसे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैप एक अलग वीडियो में टोटली कवर करूंगी मैं, जिसमें क्वेश्चंस भी जितने आज तक आए हुए मैप से भी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ही हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है मैप से। कुछ पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं आप जिनको समझेंगे, उसके बाद कुछ कुछ बीच में क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीएफ क्या कहता है ईवीएस के बारे में। फिक्स्ड क्वेश्चन है, इनको कोई हिला नहीं सकता पेपर से। देखते हैं चलो। Few pedagogical concepts, कुछ an attempt has been made by NCERT to develop a deep and interrelated understanding of each theme। मतलब कि एक कोशिश की गई है NCERT के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसने आपका पूरा करिकुलम प्लान किया हुआ है, आपकी सारी बुक्स हो या फिर आपका एनसीएफ हो, ठीक। तो एनसीईआरटी ने एक कोशिश की है टू डेवलप अ डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम। जो 6 थीम्स हैं, हर एक थीम की एक इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बन सके आपकी, बिल्कुल क्लियर तरीके से बच्चे जोड़ करके, कनेक्ट करके और डीप एक समझ बन सके आपके एनवायरनमेंट से जोड़ करके सारे थीम बनाए गए हैं। टोटल 6 थीम्स में पूरा आपका एनवायरनमेंट है। 5वीं तक के बच्चे के लिए साइंस भी उसी में है, सोशल साइंस भी उसी में है, एनवायरनमेंट भी उसी में है, उन 6 थीम्स में ही, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमने अभी किया था 2nd नंबर पर कि थीम्स को क्यों लगाया गया, क्योंकि एक डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बन सके बच्चे की इश्यूज को लेकर एनवायरनमेंट के, ठीक। नेक्स्ट है ईच थीम बिगिंस विद की क्वेश्चंस इन अ लैंग्वेज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। ये बात ध्यान में रखनी है, हर एक जो थीम है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एक की क्वेश्चन से होती है। आप देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, क्या आप मान लीजिए कोई ट्रैवल पर, घूमने के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत में आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए कि अच्छा क्या आप कभी घूमने गए हो तो कहाँ गए हो, अच्छा ट्रेन कैसे चलती है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, तो हर एक थीम जो शुरू होती है वो कुछ सूटेबल क्वेश्चंस
से शुरू होती है जो बच्चों की भाषा से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि जब तक आप बच्चे की भाषा से कनेक्ट नहीं करेंगे, वो स्पेशली प्राइमरी चिल्ड्रन की बात हो रही है, ठीक है। फिर है वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक जो टीचर है, जो बच्चा है, आपको सेंसिटाइज करना है, उनको संवेदनशील बनाना है। कैसे? अंतर के बेस पे, डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर जो अंतर हैं, क्लास के आधार पर जो अंतर हैं, कल्चर के आधार पर जो अंतर हैं, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर। मतलब डिस्पाइट ऑफ एनी डिफरेंस वी आर यूनाइटेड या वी स्टैंड टुगेदर। ये बात उनके दिमाग में जानी चाहिए कि कितनी भी डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, हम सब एक नहीं होते, एक जैसा खाना नहीं खाते, एक जैसे दिखते नहीं है, हमारे लिंग डिफरेंट हो सकते हैं, इसके अलावा क्लास डिफरेंट हो सकती है, हमारी संस्कृति डिफरेंट हो सकती है, रिलीजन, किसी धर्म को हम दूसरे को मान सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो जो हमने अभी किया हुआ है सोशल मीडिया पे कि गालियां ही दे रहे हो बस हम, ठीक। तो ये सारी चीजें, ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग हो सकती है, कोई साउथ इंडिया में रह सकता है, कोई नॉर्थ में रह सकता है, कोई ईस्ट में रह सकता है। तो ये सब चीजों के बावजूद भी हम टुगेदर, मतलब यूनाइटेड खड़े हों, ठीक। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आपको समझानी है बच्चों को, हर किसी के कल्चर को, फूड को, लैंग्वेज को, इन सबको रिस्पेक्ट करना, वहीं से संवेदनशीलता आती जाए। देखो, आपके पर्सनल बिलीफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी एक चीज में विश्वास रखती हूँ, आप किसी दूसरी चीज में विश्वास रखते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं जिस चीज में विश्वास रखती हूँ आप भी उसी चीज में विश्वास रखें और सर फोड़ लें दोनों मिलके। तो बच्चों के दिमाग में यही चीज जानी चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन जहां पर अंतर या डिफरेंसेस की बात होगी, तो आप क्या सिखाएंगे या वो आंसर किस तरफ जाना चाहिए, जहां बात यूनिटी की हो और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने की हो। सिंपल बात। नेक्स्ट पॉइंट है, इवैल्यूएशन ऑफ कोर्स शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड द चाइल्ड शुड बी असेस्ड एज शी ही ऑब्जर्व्स, आस्क्स, ड्रॉज डिस्कशंस इन ग्रुप्स। इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके हर एक सब्जेक्ट में, यानी सीसी मान लीजिए। तो जो मूल्यांकन है बच्चों का, वो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक दिन पेन पेपर टेस्ट लिया और बस काम खत्म, ठीक है। तो इस केस में द चाइल्ड शुड बी असेस्ड, आप बच्चे को कैसे आकलन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, देखेंगे उसको एक्टिविटीज करते हुए, पूछेंगे उससे क्वेश्चंस, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कराएंगे, डिस्कशंस में उसे इन्वॉल्व करेंगे ताकि उसकी सोच डेवलप हो और ग्रुप्स में कोऑपरेशन सीखेगा, सहयोग सीखेगा। अब एनसीएफ पे आते हैं, फिर एनसीएफ करेंगे, एनसीएफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा आपको सरदर्द नहीं लेना। एनसीएफ की क्या रिकमेंडेशन है ईवीएस को लेकर? हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ ईवीएस मतलब एनसीएफ ने कहा है, ठीक है। एनसीएफ ने हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहा है और आपकी जो पेडागोजी है वो ज्यादातर वहीं से बनती है फिर आपके सब्जेक्ट में, सीटेट में। एनसीएफ की रिकमेंडेशन क्या है? एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो बच्चों की जिंदगी है स्कूल में, वो आउटसाइड द स्कूल, जो घर से या जिस पर्यावरण से वो आ रहे हैं उससे कनेक्टेड हो। मतलब रियल लाइफ से आप जोड़ेंगे लर्निंग को, बच्चे की क्लासरूम में जो आप पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट करे, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करे, क्योंकि बच्चों को रहना दुनिया में ही है, स्कूल में वो सिर्फ 6 घंटे के लिए आया है, ठीक है बात। इसके बाद इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। अगर आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं, बच्चे के एनवायरमेंट से जोड़ रहे हैं लर्निंग को, क्लासरूम लर्निंग को, तो क्या होगा? जो गैप कम होगा। गैप किसके बीच में? घर के बीच में, समुदाय यानी कम्युनिटी के बीच में और स्कूल के बीच में, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड हो गए। फिर क्लियर है बात? इट डिस्करेजेस द बुकिश और रोट लर्निंग। ये हमारा मेन मुद्दा है कि हम रट्टाफिकेशन को, रटने को, रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करते, डिस्करेज करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्करेज करते हैं आप किसको? रट्टाफिकेशन को। कैसे कम होगा? जब आप रियल लाइफ से जोड़ेंगे। रियल लाइफ से जोड़ने से और क्या होगा? गैप कम होगा। वो जो इतनी दूरियां बनी हुई है ना, डर है बच्चे के अंदर स्कूल जाने से, पेपर से, पढ़ने से, टीचर से, ये सब खत्म होगा। समुदाय से जुड़ेगा, वो अपनी कम्युनिटी से जुड़ेगा, समाज के लिए कुछ बेहतर सोचेगा, वो आपके स्कूल के बारे में भी सोच पाएगा और अपने बारे में भी और सोसाइटी के बारे में। ओवरऑल इंटरलिंक्ड हैं सारी चीजें। गैप कम कर रहे हैं आप, स्कूल और घर के बीच में जो वो ब्रिज बना हुआ है उसको आप कम कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन दिस बेसिस अटेम्प्ट टू इंप्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोट लर्निंग। जो किताबें बनेंगी इस बेसिस पे कि बच्चों को आपको रियल लाइफ से जोड़ना है, वो भी कैसी बनेंगी? वो किताबें ऐसी बनेंगी कि वो रट्टाफिकेशन को इग्नोर करेंगी। पहले किताबें कैसी आती थी? लाइंस भरी हुई हैं जिसमें कोई पिक्चर देखने को नहीं है। अब किताबें कैसी आती हैं? अगर आप एनसीईआरटी की किताबें उठा करके देखेंगे, आपको पिक्चर ही पिक्चर मिलेंगी, इतनी सारी एक्टिविटीज उसमें दी हुई होंगी, इतने इंटरेस्टिंग वे में कहानियां बताई गई हैं कि जैसे वो बुक आपसे खुद बात करेगी, ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है उसमें, ठीक।
तो इस आधार पर जो किताबें बनेंगी वो भी ऐसी बनेंगी कि वो बच्चे से कनेक्ट कर सकें, डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें रटने को। फिर है इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइंड इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपी 1986। इससे क्या होगा, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी एनपी ने 1986 में, वो कहीं ना कहीं तक सफल हो पाएगी। ठीक है, अब तो हम सारे में वही बातें कर रहे हैं, आपका सीबीएसई ने लागू किया सीसीई को और सब कुछ। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। क्वेश्चन देखिए एक बार थोड़ा सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 नॉट प्रपोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग। मतलब कि इनमें से कौन सी एक बात एनसीएफ ने नहीं प्रपोज की है। इस नॉट को ढूंढ लेना पेपर में, इस नॉट के चक्कर में पता नहीं कितने नंबर चले जाएंगे आप लोग के। नॉट जहां दिख जाए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में जो होता है उसी को लगा देते हैं। नॉट पूछा है नहीं, मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है वो कौन सी एक चीज को प्रमोट नहीं करता या प्रस्तावित नहीं करता। पहला है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को, मतलब करके सीखने को, ये तो बिल्कुल सिद्धांत है एनसीएफ का, लर्निंग बाय डूइंग। फिर फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स के साथ बच्चे फैमिलियर हो पाए। थीमेटिक अप्रोच, लिंकेजेस विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट, ये तो हम समझ चुके हैं, लिंक तो करना है। थीमेटिक अप्रोच तो दी हुई है, बचा क्या, सिर्फ एक सिंपल आंसर बचा, फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स। अभी हम जब बुक को समझेंगे, ये क्वेश्चन पहले डाल दिया मैंने, जब हम बुक के बारे में समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो रटना है या सिर्फ डेफिनेशंस हैं या टेक्निकल टर्म है जिनसे बच्चा डरे, आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, टेक्निकल टर्म्स का नहीं, बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज, बिल्कुल आसान भाषा का। आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन।